हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल श्री साइन ट्यूटोरियल्स। मैं आपके साथ अजय तिवारी। 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स का फर्स्ट मैथ का पूरा फुल बुक का सिनॉप्सिस होने के बाद आज हम पहला लेसन सेट एंड रिलेशन इसके बारे में और उसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं, जैसे सेट, उसकी डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी सेट को कैसे लिखेंगे, साथ ही टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, और ऐसे तमाम जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लेंगे, तब आपको एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेट, सेट हिंदी में उसको कहते हैं समूह या समुच्चय, समूह या समुच्चय। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे? ग्रुप। लेकिन कोई भी ग्रुप समुच्चय बन सकता है? नहीं। सेट उसे कहते हैं जैसे कोई भी ग्रुप है जो डिफाइन हो, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called set. Set किसे कहते हैं? A collection of well defined object is called set. मतलब परिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए जरा समझते हैं। The student of class 11. The student of class 11 डिफाइंड होता है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो डिफाइन नहीं हो सकते, मतलब निश्चित नहीं से। जैसे आपकी कक्षा के चतुर विद्यार्थी, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? द क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास। द क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास। अब कौन किससे चालाक है? इसका कोई पैरामीटर होता है? सब अपने अपने आप को चालाक समझते हैं, मतलब ये परिभाषित नहीं। समूह ये भी है, क्लेवर स्टूडेंट का कलेक्शन, मतलब आपकी क्लास में जो चतुर है, ग्रुप ये भी है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, इसका कोई मानक नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। ये इसके आगे का या इससे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा चालाक हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी सोसाइटी के खुशहाल लोग, आपकी सोसाइटी के खुशहाल लोग, हैप्पी पीपल इन योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में कितने लोग पसंद हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको तमाम तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं, और खुश होने का कोई मानक नहीं, इसका कोई अपना पैरामीटर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन, जो ये ग्रुप है, ये जो संगठन है, ये डिफाइन नहीं है, निश्चित नहीं है। अर्थात तो इस आधार पर अगर हम डिफिनीशन को डिसाइड करें तो क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में अगर बोले तो कहेंगे उसको कि परिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे, अगर आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे लिखा जाए, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। याद होगा 9 में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई समुच्चय है ए। समुच्चय क्या है? ए। पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फर्स्ट 5 नेचुरल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी उसको कर्ली ब्रैकेट लगा के या मीडियम ब्रैकेट जो भी बोलते हैं, उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको
कॉमा लगाकर अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है, लिस्टिंग और रोस्टर, मतलब उसको लिस्ट करना, सूची बनाना, उनकी क्या बनाना, सूची बनाना, उसको हम कहते हैं रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। अब आगे अगला जो है, जैसे एक आध एग्जांपल अगर और हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, बुक में से एक एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ अ डे इन वीक, सप्ताह के दिनों का समय, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये रहा आपका लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और एक आधा और एग्जांपल लेंगे, जैसे पहले 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का सम, 2, 4, 6, 8, यानी जो भी हमें ग्रुप बोला गया है उसके सारे एलिमेंट को एक कॉमा ये तहत कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर अलग अलग उनकी सूची बनाकर लिखना ही क्या कहलाता है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड कहलाता है। उसके बाद अगला जो आपका आता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन्हीं को लेकर देते हैं। अगर इसको जैसे लिखना होगा तो सेट वैसे करेंगे, फिर लिखेंगे, हिंदी में याद होगा लाइन में बोलते थे यक्स इस प्रकार है कि यक्स, यहां पे हम क्या बोलेंगे, यक्स सच दैट, ये जो लाइन इसको पढ़ेंगे यक्स सच दैट, सच दैट मतलब इस तरीके से, सच दैट तो लिखते नहीं, उसको बोलते हैं यक्स सच दैट, यक्स इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको कहते थे गुण वर्णन पद्धति। क्या बोलते थे, गुण वर्णन पद्धति, यानी उसकी प्रॉपर्टीज, वो है क्या चीज, किससे बिलोंग करता है वो एलिमेंट, नेचुरल नंबर से, और कहां तक है वो, केवल पहले 5 है, तो हमने लिख दिया यक्स सच दैट यक्स इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेकंड वाले को अगर हम बनाएं बी, तो उसको बोलेंगे, फिर एक आपको वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, ठीक है, यक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, ये सप्ताह के दिन है, ये क्या है, सप्ताह के दिन है, और ये फर्स्ट 4 इवन नंबर, सम संख्या, अगर उसको हम हिंदी में बोले सम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या बोलेंगे, एक्स सच दैट यक्स इज इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर तो बेटा इनफाइनाइट तक होता है, तो उसको हम बताएंगे कहां तक है, 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या आता है 10, यानी x इज लेस देन 10, यानी जो अगली हमारी सम संख्या है, अगला इवन नंबर है, उससे वो कम है, तो यक्स सच दैट x इज एन इवन नंबर वेयर यक्स इज लेस देन 10, यानी 10 से वो छोटी है। तो पहला हो गया आपका रोस्टर मेथड, दूसरा आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा आपका है वेन डायग्राम। जैसे ये आपको सेट्स दिए गए हैं, इन सेट को किसी डायग्राम, जैसे सर्कल लेकर उसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 इनको एक सर्कल के अंतर्गत लेकर, किसी डायग्राम के अंतर्गत, ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है, जैसे सर्कल हो गया या फिर ट्रायंगल के अंतर्गत, मैं इनको मान लीजिए ये हमारे जो 4 इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, इन्हें हम इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम मेथड। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट इनपुटी सेट, सेकंड सिंगलटन सेट, थर्ड आपका रहेगा फाइनाइट सेट,
और फोर्थ आपका आएगा इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले देखते हैं इम्पटी सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी घटक उपस्थित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। अगर इंग्लिश में बोले तो ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। जैसे इंदिरा गांधी के बाद भारत में महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, अ सेट ऑफ लेडीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री बनी नहीं, तो उससे ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? एम्पटी सेट कहेंगे। और इसे डिनोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे या फिर फाई से, इस सिंबल को क्या कहते हैं? फाई से। या फिर आप ऐसे डिनोट करेंगे या फिर डिनोटेड करना मतलब उसको लिखना। आप एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे या तो कर्ली ब्रैकेट बनाकर या फिर फाई लिखकर सेट करेंगे। एक बार वापस से डिफिनीशन देख लेते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सेट और नल सेट, जिसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या कहते थे? रिक्त समुच्चय कहते थे। इसको या तो कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं या फिर इससे। आइए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं बुक की सहायता से। जैसे दिया है ए कर्ली ब्रैकेट यक्स such that x belongs to natural number 1, x is less than 1 and greater than 2. Sorry, x is greater than 1 and less than 2. अब इस बात को पहले समझते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखने का प्रयास करते हैं। x such that x belongs to natural number। प्राकृतिक संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डाटा। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। और उसमें कंडीशन क्या कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में? यक्स एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ऐसा संभव है? पॉइंट 1 से बड़ा और 2 से छोटे पॉइंट में हो सकते हैं, डेसिमल नंबर हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्पटी सेट और नल सेट। या तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के प्रदर्शित करेंगे या फिर फाई से हम डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एम्पटी सेट। अब दूसरा हम आते हैं क्या? सिंगलटन सेट। नाम से मालूम पड़ रहा है एकल समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी जिसमें केवल और केवल एक ही घटक उपस्थित हो, एक ही एलिमेंट हो, उससे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अगर इंग्लिश में एग्जांपल समझना चाहें तो एक एग्जांपल कहता है तो लेट A is the subset of A is the set of sorry is the set of all integers number all integers which are neither positive nor negative, neither positive nor negative। एक ऐसी पूर्णांक संख्या ना तो ऋणात्मक हो ना तो धनात्मक। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं इंटीजर। जैसे डाट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डाट डाट डाट। ये हमारा क्या है? इंटीजर्स। इसमें ना तो कह रहा है A is the set of all integers which are neither positive nor negative, जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो आप अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा केवल और केवल एक ही इंटीजर से वह क्या है? 0। तो जिसमें केवल और केवल एक ही घटक उपस्थित हो, ओनली वन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय उसे कहते हैं। अब अगला समुच्चय देखते हैं। अगर आप नोट करना चाहें एग्जाम्पल तो नोट कर सकते हैं। वैसे ये अभी बेसिक है, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक क्लियर करते चलते हैं अपना। फिर सिंगलटन सेट के बाद हमारा जो आता है वह क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब निश्चित, जिनमें निश्चित घटक हो उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पहले 10 पार्टीशन 1 2 3 डॉट 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 7 8 9 10 ऐसे से
जिनमें जो एलिमेंट है उनको हम काउंट करके लिख सकें, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, अर्थात निश्चित समुच्चय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चित समुच्चय। जैसे हम जानते हैं सेट ए में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है जिन्हें हम काउंट करके लिख सकते हैं 1 2, अर्थात नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 10। हमें ये वैल्यू पता है कि इसमें 10 घटक उपस्थित है, 10 एलिमेंट्स इसमें डिनोट किए गए इस सेट में। तो ऐसा सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। अगला आता है आपका इनफाइनाइट, जिसमें एलिमेंट्स आपको है जैसे इसी सेट को हम एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, और द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और ये रहा आपका कर्ली ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद 7 8 9 10 है, लेकिन क्या इसमें लास्ट के नंबर्स हैं? नहीं है। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट, जिसमें घटकों की गिनती हम कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? अनंत समुच्चय कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। आ रही बात समझ में? हम जिसे अनिश्चित समुच्चय भी कह सकते हैं। अब कुछ और सेट है, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। एक है इक्वल सेट, फिर आपका आता है इक्विवेलेंट सेट, और फिर सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सेट। चलिए प्रॉपर सबसेट, अब इनके बारे में देख लेते हैं। इक्वल सेट जैसे मान लीजिए कोई ये है ए एम एंड या फिर कोई और ले लेते हैं टी ई ए, ये एक सेट है, और एक दूसरा सेट है बी ई ए। यदि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। जैसे देखिए टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। और साथ ही नंबर ऑफ एलिमेंट आप देखिए 1 2 3 यहाँ पे है, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान सेट। जो घटक ए में है वो सारे के सारे घटक, यानी जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट अगर बी में है, और साथ ही नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी समान है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब एक जैसे ही, जैसे मान लीजिए कोई ये है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एस एम ए, और दूसरा है आपका एल। देखिए जो घटक इसमें है वो एक भी घटक का एक ए में, चलो मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करके कुछ और लिख रहा हूँ, यस नहीं, यहाँ पे मैं बी, यस यहाँ नहीं है, यम यहाँ पे नहीं है, और ए एल और वो इसमें नहीं, एक एल है। चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना। लेकिन नंबर ऑफ ए 1 2 3 4, ए में कितने एलिमेंट है? 4 है, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एंड नंबर बी में देखिए कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, जिसमें घटक एलिमेंट एक भी मैच ना करे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट घटकों की जो संख्या है वो अगर समान हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फिर सबसेट, जिसको हम 9 में उप समुच्चय के नाम से पढ़ चुके हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। ए 1 2 3 और बी आपका है 1 2 3 और 4 5। ए के सारे घटक अगर बी में है 1 2 3 है, तो हम क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट, ये सिंबल है। फिर से देख लीजिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है? उप समुच्चय। सबसेट मतलब उप समुच्चय, हमने 9 में पढ़ाई था। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के अगर सारे के सारे घटक बी में है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सबसेट, पहला वाला, यानी ए बी का उप समुच्चय है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब अगला आता है सुपर सेट। ए के सारे घटक बी में है, जिसमें पाया जाता है वो सिर्फ उसका अपोजिट जस्ट, यानी अगर इसको रिप्रेजेंट करें बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ये आपका हो, इसी का जस्ट अपोजिट। या फिर ऐसे ना लिख के हम अगर ऐसे लिखते बी इज द सुपर सेट ऑफ, यानी इसी को जस्ट अपोजिट करके लिखते हैं, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। जो हमने यहाँ पे लिखा था तब इसको पढ़ रहे थे ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए के सारे घटक किसमें? ए के सारे एलिमेंट बी में,
इसलिए बी ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा, और ए बी का क्या होगा, सबसेट या उप समुच्चय होगा। ठीक, अब अगला आते हैं प्रॉपर सबसेट। किस पे आते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल सबसेट के जैसा है, लेकिन शर्त यह है जैसे ए के घटक ए 1 2 3 ये 3 घटक है, 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 4 यानी बी जो एलिमेंट, जैसे हम इसको यहां पे लिखे थे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर ए से एक भी एलिमेंट ज्यादा है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी यहाँ पे ये लाइन में लिखे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, यानी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो सबसेट है वही आपका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अब एक अलग एग्जांपल से मैं आपको बताने चल रहा हूं, ए 1 2 3 और बी आपका है ये भी 1 2 3। तो ये आपका अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ए इज द सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं और बी इज द सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए के सारे घटक बी में है और बी के सारे घटक ए में है। इसको हम इक्वल सेट के साथ साथ इस तरह ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन इसे हम ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए जो आपका सेकंड सेट है उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 एलिमेंट आपका ज्यादा होना चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। नोट करना है तो नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेट की डिफिनीशन पढ़ा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, और टाइप्स ऑफ सेट पढ़े जिसमें टाइप्स ऑफ उनके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। फिर दूसरा हमारा क्या था, वो हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, जिसको हिंदी में हम कहते थे गुणवर्णन पद्धति, यानी किसी एक वेरिएबल्स की सहायता से हम उसको सच दैट करके उसकी प्रॉपर्टीज को वहां पे लिखते थे। तीसरा वेन डायग्राम मेथड, हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो पढ़ा वो हमारा क्या था, एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी जिसमें एक भी घटक उपस्थित ना हो उसे हम कहते थे एम्प्टी सेट। सेकंड हमारा था सिंगलटन सेट, अर्थात एकल समुच्चय जिसमें कम से कम एक घटक हो। उदाहरण के तौर पे हमने बताया अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसा केवल एक ही पूर्णांक संख्या है 0, ना तो वो ऋणात्मक है ना ही वो धनात्मक है। फिर हमने फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, यानी जिसमें ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फिर इसके बाद जो अगला हमारा था उसमें हमारा था यदि जिसमें हम जो एलिमेंट्स नंबर है उनको हम काउंट ना कर सके, यानी वो अनंत तक हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते थे, अनंत समुच्चय कहते थे। फिर हमने कुछ और सेट्स के बारे में पढ़ा, ये बेसिक्स हैं, जानना जरूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम हो। ये एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कहते हैं अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट, इन कुछ अलग अलग सेट के बारे में पढ़ा। दूसरा वीडियो हम वापस जल्द ही बनाएंगे, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट के अगले, जिसमें हम इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स के बारे में जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जाते जाते एक बार वापस कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन क्लिक करिए ताकि मैथ्स के सारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आपका एक लाइक हमें इंस्पायर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, जिससे हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहे। तो मैथ से घबराना नहीं बच्चों, हम आपका 11th कॉमर्स का मैथ बिल्कुल इजी करके दे देंगे। आज के लिए बस इतना है।